हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से लाल गुरुजी क्लासेस में। और मैं हूं विनय। आज हम मैथ्स में 10th क्लास का टॉपिक करने जा रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। काफ़ी बड़ा सा नाम है और इसमें आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, बहुत ही अच्छे सम्स हैं इसमें। और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में भी अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं तो एग्जाम में भी काफ़ी वेटेज का इसमें से मार्क्स आते हैं। तो इस पे आप फोकस करना पूरा, और जब शुरू में आप अच्छे से देख लेंगे तो आगे भी बहुत इजी आपको सम लगने लगेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इसकी। और यहाँ पर बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक मैं आपको एक बताता हूँ। जो हमने इससे पहले जो वीडियोस किए थे या जो पहले टॉपिक किया था वो था पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स से हमने क्या किया था, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करती थी लीनियर की ax प्लस बी, वो ये एक एक्सप्रेशन, इस टाइप का एक एक्सप्रेशन हुआ करता था। ठीक है, अब जब ऐसे एक्सप्रेशन हुआ करते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी ये थी। मान लो इसको मैं कुछ भी एक a की जगह 2 वैल्यूज रख दूं, x प्लस बी की जगह 5 रख दूं, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन हुआ करते थे। आपको याद आया होगा। तो जब ऐसे एक्सप्रेशन आते थे तो हमने उसमें निकाला था कि इसको लीनियर एक्सप्रेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है, डिग्री जो है x की वो कितनी है, यानी वेरिएबल की जो डिग्री है वो कितनी 1 है। और हमने बताया था कि जब डिग्री, किसी एक्सप्रेशन की डिग्री जो है 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन होता है या लीनियर एक्सप्रेशन होता है। और जिसकी डिग्री 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, डिग्री 3 हो तो वो क्यूबिक होता है, और डिग्री 4 हो तो वो बाई क्वाड्रेटिक होता है। यहाँ पर लीनियर है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, तो मैं इसको जो है लिंक करने वाला हूँ थोड़ा सा इसमें। अब देखिए, यहाँ पर हम फिर क्या निकालते थे, वहाँ पे जीरोज निकालते थे। वहाँ पे आपको बताया होगा कि जीरोज जो होते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही जीरोज निकलते हैं। अब जैसे इसके अगर मुझे जीरोज निकालने हैं या कहूँ इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका एक्चुअली में। सपोज अगर मुझे इसके जीरोज निकालने हैं तो उसको ऐसे रखता था 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेट कर देते हैं हम जीरो से इक्वेट करने के बाद एक मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वेट हमें किसी नंबर से कर दें इसको, तो वो क्या बन जाता है, किसी से भी इक्वेट करते हैं तो क्या बन जाता है, वो इक्वेशन बन जाती है। यहाँ पे एक्सप्रेशन था, ये क्या बन गई, इक्वेशन बन चुकी है। अब इस इक्वेशन में हम इसके जीरोस निकालेंगे, तो आप जब सोचेंगे इसके जीरोस कितने हो सकते हैं, तो यहाँ से हम क्या करते थे, 5 उधर लेके आते थे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आती थी, -5/2। अब जो जीरोज हैं इसके, ये इसका जीरो है, या इसको सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, जीरो कह लो या सॉल्यूशन कह लो, एक ही बात है। जो इसका जीरो है उसका मतलब क्या है कि इसकी एक ऐसी वैल्यू निकाल करके लेके आना कि अगर मैं इसमें डालूं, इसको वापस इसमें डालूं, तो फिर क्या हो जाए, ये इस जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है उसको सेटिस्फाई करें इन द सेंस, हम -5/2 अगर यहां डालेंगे तो कितना होगा, ये जीरो हो जाएगा। देखो, ये पूरी जो एक्सप्रेशन था उसको मैंने इक्वल जीरो कर रखा था, इक्वेशन बन गई थी। तो 2 × x की जगह अगर मैं -5/2 रख दूं, +5 कर दूं इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू डाल दी मैंने जो मैंने निकाली थी। 2 से 2 कैंसिल, -5 + 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ये है ना। और जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो है इसका जीरो है या इसका सॉल्यूशन है। इसके अलावा कोई और एक्स की वैल्यू हो सकती है जो इसको सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आप देखेंगे कि जब वो 1 वेरिएबल में अगर ऐसा होगा तो उसकी वैल्यू जो है सिर्फ एक ही आएगी, एक ही सॉल्यूशन आएगा ऐसा। उसकी डिग्री 2 है तो, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जो है 2 वैल्यूज आएंगे, 2 जीरोज आएंगे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी। तो ये तो बात हो गई 1 वेरिएबल की। ठीक है, ये तो बात हो गई 1 वेरिएबल। तो क्वेश्चन आपके पास अगर बनता भी है ऐसा कि जो है इसके कितने जीरो हो सकते हैं, और आपके पास दिख रहा है कि वेरिएबल 1 है इसमें, तो उसके 1 जीरोज हो सकते हैं। अगर डिग्री 2 है तो उसके 2 जीरोज हो सकते हैं। यहां तक आप एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात हम अब करते हैं, ये जो था कौन से 1 वेरिएबल की बात करी, अब 2 वेरिएबल की बात करते हैं। 2 यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल है। अब 2 वेरिएबल होगा तब क्या होगा, अब ये मैंने एक इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में लिखी, हमने 1 वेरिएबल का समझ में आ गया, हमने रिकॉल कर लिया कि 1 वेरिएबल मैंने कैसे किया था। चलिए 2 वेरिएबल की मैंने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, जो 2x + 5y = 10। इसमें जब भी आपके पास 2 वेरिएबल की इक्वेशन आएगी, हमें ध्यान ये रखना है a and b both must not be 0। ठीक है, a और b जो है, a क्या है यहां पे 2 है, और b क्या है यहां पे 5 है, और c क्या है 10 है। ठीक है,
हम इसको ले लेते हैं कि ए क्या है 2 5, क्योंकि ए एंड बी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताता हूँ आपको, थोड़ा समझा देता हूँ मैं यहाँ पे आपको। तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 10 था। ए और बी का मतलब है यहाँ पे जो रियल नंबर्स हैं, इसके ए और बी क्या है, रियल नंबर्स। तो जो भी रियल नंबर्स ए और बी हैं, एक्स के साथ में जो कोफिशिएंट है और वाई के साथ में जो कोफिशिएंट है, वो ए एंड बी कहलाते हैं। तो ए एंड बी जो हैं वो कभी भी आपके दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे, ठीक है। ए एंड बी बोथ मस्ट नॉट बी जीरो, दोनों जो है जीरो नहीं होने चाहिए। और इसको एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख देते हैं, और इसको कई बार ऐसे भी आता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। या तो वो ऐसे लिख के दे देगा या फिर ऐसे लिख के दे देगा। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों की बात जो है वो एक ही है, सेम बात है, यानी कि सेम जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं ये दोनों, जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है उनको एक ही मतलब है। अब यहाँ पे आप चले, ए और बी जीरो क्यों नहीं होंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने ए को जीरो रख देता हूँ सपोज यहाँ पर, और बी को भी जीरो रख देता हूँ, तो एक्स और वाई भी जीरो हो जाएंगे। भाई यहाँ जीरो रखूंगा दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो, और जीरो बराबर 10 हो जाएगा। तो जीरो बराबर 10 तो ठीक नहीं है ना, यानी कि जो इसने बोला था मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। भाई जीरो बराबर 10 हो सकता है कभी, तो इसलिए जो है कभी भी ए और बी एक साथ जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, और मैंने आपको ये बता ही दिया ए और बी जो है कभी जीरो नहीं होंगे। और अगर आपके पास ऐसा आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये भी एक जीरो जो है अगर आपके पास इस तरह से आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब यही है। अब मैं इसकी एक आपको देता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख करके, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसके लिखते हैं एक, अच्छा एक चीज मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने से पहले एक चीज और क्लियर करूं। हमने जो ना अभी देखा था कि जो वन वेरिएबल में थे पॉलिनोमियल, उनका इक्वेशन अगर वेरिएबल वन में है और लीनियर है, लीनियर मतलब उनकी जो डिग्री है वो वन है, तो उनके जीरोस कितने निकलते थे, वन ही निकलते थे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, जो अगर टू वेरिएबल्स है ना तो उसमें सीन अलग होता है। क्या होता है, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मान लीजिए एक्स प्लस वाई 10 ले लिया मैंने, तो ये कितने उसमें है, टू वेरिएबल्स में। वो पहले जो किया था वन वेरिएबल में था, और ये टू वेरिएबल्स में है। मैं आपको यहाँ पे दिखाई था वन वेरिएबल में कौन सा था, सपोज ऐसे था 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिया था, ठीक है। ये वन वेरिएबल में, ये टू वेरिएबल में। यहाँ पे मैं आपको बताया था कि इसकी जो जीरोस होते हैं वो कितने होते हैं, -5/2, ये निकलेगा इसका जीरो, ठीक है। और यही होगा, इसके अलावा नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर देखें हम, यहाँ पे जीरोस कितने हो सकते हैं, भाई मैंने बताया था कि जीरोस या सॉल्यूशन वो नंबर होता है जो क्या करे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये भाई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर -5/2 आप एक्स रखोगे तो वो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखें ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं, आप कहेंगे x बराबर 5 हो सकता है, y बराबर 5 हो सकता है। इक्वेशन को 5 रख दूं, 10 फॉलो करेगा, इसको स्टेटमेंट को वेरीफाई करेगा, तो मतलब ये जीरो हो सकता है। अगर यहाँ पे मैं कितना रख दूं, x बराबर 7 रख दूं, y बराबर 3 रख दूं, तब भी ठीक होगा। 7 + 3 10 हो जाएंगे, ये भी वेरीफाई करेगा इसको, है ना, ये भी फॉलो करेगा इस स्टेटमेंट को। और अगर मैं x बराबर 3 रख दूं, y बराबर 7 रख दूं, तब भी हो जाएगा। x बराबर 10 रख दूं, y बराबर 0 रख दूं, तब भी हो जाएगा। y बराबर 0, x बराबर 10 रख दूं, तब भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे तरीके से आप बहुत से निकलाएंगे। आप मान लो इसको 100 रख दें, ठीक है, x को मान लो आप 100 रख दो, 100 रख दिया आपने, और y को आप मान लो आपने रख दिया -10, y को -10, तब भी बात 100 - 10, ठीक है, सॉरी 90। x को 100 रख दिया, y को हमने क्या रख दिया, -90, तब भी कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। 1000 रख दोगे, ठीक है, और 990 कर दोगे, तब भी आ जाएगा। तो बहुत से नंबर, हम ऐसे नंबर देखते चले जाएंगे और कितने नंबर निकलाएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट जीरोस आ जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। इसके कितने सॉल्यूशंस आ जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है। और जब भी हम इसको देखेंगे तो अगर ग्राफ पे भी इसको प्लॉट करती है ना, मान लीजिए ग्राफ है, ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं, ये y एक्सिस होती है और ये x एक्सिस होती है। यहाँ पे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए ये ले लिया मैंने, और इक्वेशन मेरे पास यही है सपोज, ठीक है, इक्वेशन मेरे पास यही है। तो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली एक बॉक्स बनाते हैं, एक बॉक्स में हम क्या करते हैं, x और y रखते हैं,
अगर मान लो यहां पर मैंने x की वैल्यू 5 रखी, ठीक है, x की वैल्यू 5 रखी, तो x की जगह 5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, ये 5 हो जाएगा, 10 माइनस 5 5 निकल करके आएगी, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैंने 7 रख दी, x की वैल्यू अगर मैं 7 रख देता हूं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x 7 हो गया, 7 उधर जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 3 आएगी, ठीक है। इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करें, तो अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इस नंबर को, यहाँ पे 7 8 तक ले लिया मैंने, और यहाँ पे 7, ठीक है, क्योंकि 7 तक अभी मैंने लिया है इसमें। तो x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 कहाँ पे, यहाँ पर है, यहाँ पर आएंगे, y की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू 5, ये y है ना, y एक्सिस और ये x, तो x की वैल्यू 5 यहाँ पर आएंगे, y की वैल्यू 5 यहाँ पर आएंगे, और इसी की जो है स्टेट हम जो है ये पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लें, x की वैल्यू 7 ये रही, और y की वैल्यू कितनी है फिर 3, y की वैल्यू 3 यहाँ पर, तो 7 और 3 ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगा, x की वैल्यू 7 y की वैल्यू 3, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे, पॉइंट्स को जब मिला देंगे ना, तो क्या एक लाइन प्रोड्यूस होगी, यहाँ से लाइन प्रोड्यूस होगी। एक और लेकर देख लेते हैं, चलो, ठीक है, दो से शायद दो हमारे पास डॉट्स हैं, उसको लाइन मिलेगी। चलिए एक और करके देख लेते हैं, कोई हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज x की वैल्यू मैंने 6 ले ली, तो y की वैल्यू कितनी, 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और y की वैल्यू प्रोड्यूस होगी 4, तो 6 and 4, x की वैल्यू हमने ली 6 यहाँ पे, तो y की वैल्यू आई 4 इधर आएगा, ठीक है, 4 यही है, तो 6 and 4। अब देखो 3 मैंने लिए, वो भी एक लाइन में ही आ रहे हैं, अगर मैं इसको मिला दूं, आप जितने भी इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे ना, जितनी वैल्यूज इसकी लेंगे, ये यहीं से होके जाएगा, जितने भी इसके सॉल्यूशन निकालेंगे वो क्या होगा आपका, एक ही इस पे, एक ही लाइन पे लाई करेंगे, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि ये भी भाई, ये भी इसका सॉल्यूशन है, एक लाइन पे जो जितने भी डॉट्स आएंगे वो इस लाइन का सॉल्यूशन होंगे, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, और भी आप इसके निकालते जाएंगे और इस लाइन पे सॉल्यूशन आपको मिलते जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, जितने भी इस लाइन पे आए, लाइन बढ़ाते जाइए सॉल्यूशन निकलते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं, और क्योंकि जब भी हमने पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन किए थे वहां से भी हमको लाइन मिली थी, और जब हमने 2 वेरिएबल्स में हमने जब इस इक्वेशन को लिखा तो यहां से भी हमको लाइन मिलती है, और इट इज ऑल्सो ए रीजन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर लाइन से निकल करके आया, लाइन LINE है ना, लाइन, और AR हमने डाल दिया तो लीनियर हो गया ये। तो लीनियर इक्वेशन इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये एक लाइन प्रोड्यूस करता है ग्राफ पे, ठीक है। ये सिस्टम पे क्या करता है, ग्राफ में जो है, जब हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो एक लाइन प्रोड्यूस करता है, और इसको मैं बता दूं कि इसको सिस्टम भी कहते हैं हम। सिस्टम के ऊपर क्या कर रहा है, एक लाइन को प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपको नाम भी समझ में आता जा रहा होगा, 2 वेरिएबल्स क्यों हैं, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल होते हैं। लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि ये लाइन प्रोड्यूस करती है, या यूं कहें इसकी डिग्री 1 होती है, दोनों बातों से। अब आते हैं हम पेयर के ऊपर, यहां तक आपको बात समझ में आई। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स तो आपको समझ में आ चुकी है, मैंने एक आपको इक्वेशन समझा करके पूरे अच्छे तरह से बता दी, आपको समझ में आ गई आई होप। अब पेयर की तरफ चलते हैं, मैं इसको रब करने के लिए जा रहा हूं। अब शुरू में क्या है, x है, और क्या है ये, y है। अब यहां पर 2 वेरिएबल्स नजर आ गए हमको, एक इक्वेशन दे रखी है जो कि लीनियर है। लीनियर क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 1 है, और ये एक प्रोड्यूस, हम ग्राफ में भी इसको बनाएंगे तो एक लाइन प्रोड्यूस करती है। अब पेयर की बात करी थी मैंने, तो पेयर क्योंकि ये 2 हैं, जोड़ा है यहाँ पर, और आपको पता है पेयर हिंदी में जोड़ा ही कहते हैं। तो अगर आपके पास 2 इक्वेशंस ऐसी आ जाएं जिसके वेरिएबल सेम हो, एक्स वाई यहां पर है, एक्स वाई यहां पर होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक्स वाई यहां पर है तो यू वी यहां पर हो जाए, एक्स वाई यहां पर है तो वाई जेड यहां पर हो जाए, मतलब अलग नहीं होने चाहिए। जो वेरिएबल्स यहां पर है वो वेरिएबल यहां पर होना चाहिए। तो ऐसा ही हमारा क्या होता है, पेयर बनते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसलिए कहते हैं कि ये पेयर है। पेयर मतलब 2 जोड़ा है, इसका पेयर है इसमें। लीनियर मतलब इसकी डिग्री 1 है। इक्वेशन मतलब इक्वेशन इक्वेट की हुई है किसी नंबर से। ये 2 वेरिएबल्स मतलब 2 वेरिएबल हैं। आपको इसकी जो टॉपिक है वो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा, टाइटल जो है इसका चैप्टर का। दूसरी बात मैंने यहाँ पे लिखी, पहले ही आपको बताया था, यहाँ पर जो A B होते हैं वो कौन से रियल नंबर्स होते हैं, A B और C।
ए बी और सी, A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये कैसे नंबर्स होते हैं? रियल नंबर्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया है A B एंड C आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स होते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि A और B मस्ट नॉट बी टुगेदर जीरो, ए और बी जो है वो एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। मैंने आपको बताया भी था अगर हम ऐसा करते हैं तो स्टेटमेंट जो होगी हमारी वो फॉल्स हो सकती है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 0 कर दूंगा तो यहाँ सी रियल नंबर है और जो भी रियल नंबर आएगा वो 0 के बराबर नहीं होगा मोस्ट ऑफ द केसेस। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर बराबर 0 के नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि A1 B1 वो दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स आखिर है क्या चीज। अगली बात पे हम आते हैं कि जब हम इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे, है ना, तो इसके सॉल्यूशंस हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है इसका ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। इसके सॉल्यूशंस हम दो तरीके से निकालेंगे, ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड, जो आपको आगे जो आप इसके एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। लेकिन फिलहाल उनके सॉल्यूशन जो मैं बताने जा रहा हूं ये आपको हेल्प करेंगे सम्स निकालने में, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा कैसे होते हैं। पहले नंबर पे भाई मुझे पता था कि अगर एक मेरे पास जो है इक्वेशन है तो वो एक लाइन प्रोड्यूस करती है, और अगर दो इक्वेशन है तो वो दो लाइन प्रोड्यूस करेंगी। अब जब वो दो लाइन प्रोड्यूस करेंगी तो किस किस तरह की होंगी वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, सिस्टम है। सिस्टम मीन्स ग्राफ है, और ग्राफ मैंने यहाँ पे एक्स और वाई दिखाई। सपोज हमारे पास दो लाइन्स आई हैं और दो लाइन्स इस तरीके से आई। पहली जो है लाइन 1 में L1 कर देता हूँ और लाइन 2 जो है मेरी ऐसे आई है। तो ये एक कंडीशन हो सकती है कि ग्राफ में वो इस तरह से नजर आएगा। और जब इस तरीके से दो लाइन होंगी, जब वो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, जब वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी एक पॉइंट पर, तब इन दोनों इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन होगा, एक कॉमन सॉल्यूशन होगा, है ना, क्योंकि एक पॉइंट पे कट कर रही है ना ये, तो एक सॉल्यूशन होगा। तो हम लिख सकते हैं इट हैज वन कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है, या यूनिक कॉमन सॉल्यूशन इसका एक ही, यानी यूनिक होगा, इसका एक ही होगा। और जो मैं इस इक्वेशन को बोलूंगा, दोनों जो मेरे पास इक्वेशन है ये कौन सी कहलाएंगी, इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट, इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट। तो इसकी जो इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कौन सी बात, अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो यूनिक कॉमन सॉल्यूशन है इसका, क्योंकि इंटरसेक्ट वन पॉइंट पे कर रही है। दूसरी बात, अगर इससे पूछा जाए कि इसके जो है सॉल्यूशंस कैसे हैं, तो इसके इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट इसके सॉल्यूशन हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब यही बात अगर मैं देखूं मेथड में तो क्या होगा, अगर मुझे ऐसा मिलता है A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, ठीक है। अगर मुझे ऐसा मिलता है, सिंपल है, देखना A1 B1 C1 A2 बाय B2 C2 होता है, हम रख करके देख लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। तो अगर ये केस आता है तो ये वाला जो है सेम केस है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज, इट हैज वन यूनिक कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक कॉमन सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं इसे। और जो लीनियर पेयर जो है, पेयर ऑफ इक्वेशन है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है। तो एक ही बात है, इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट दोनों होंगे, क्योंकि सेम बात है। इसको हमने अलजेब्रिक तरीके से, सॉरी ग्राफिकल, इसको हमने ग्राफिकल तरीके से लिखा है। सिस्टम इस पास दिया हुआ है और सिस्टम में आपको दिया है कि ये एक लाइन यहां से जा रही है L1, ठीक है, L1 लाइन है, और इसी के ऊपर से ही एक और लाइन चली जाती है, यानी कि दोनों के पॉइंट जो है मिल जाते हैं। सपोज ये L2 है, ठीक है, ये वाली। इफ दीज टू लाइन्स कोइंसाइड्स ईच अदर, मतलब एक के ऊपर जो है दूसरी आ जाए, तभी डिपेंडेंट हो जाती है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट थी, यहाँ पर क्या हो जाती है, डिपेंडेंट, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना, एक दूसरे के ऊपर, इसलिए इसे डिपेंड कहते हैं। और क्योंकि ये जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, यानी एक दूसरे के ऊपर लाई नहीं करते हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट कहते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट,
डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। और इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे? इट हैज इनफाइनाइट या कहें मैनी, इट हैज मैनी सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, एक ही बात है, मैनी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो यहां पर हमें बात ये रखनी है, ये केस कौन सा आता है इन लीनियर इक्वेशंस के लिए? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। अब यही हम अलजेब्रिक वे में देखें तो क्या होगा, a1 बाय a2 विल बी इक्वल टू b1 बाय b2, और जब आप देखेंगे c1 बाय c2 भी इक्वल आ रहा है तो आप क्या कहेंगे, सेम चीज आप कहेंगे कि ये जो है इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और कंसिस्टेंसी कैसी है इसकी? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो एक केस ये बनेगा। एक केस और बनता है तीसरा केस, वो क्या होता है? तो तीसरे केस में क्या होगा, ये सिस्टम आपको दिया हुआ है, इस सिस्टम में हो सकता है लाइन ऐसे जा रही हो, सपोज ये L1 है, और एक लाइन जो है ऐसे जा रही हो, जो कि L2 नाम दिया इसको मैंने। तो लाइन आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं और कभी मिल नहीं रही, कहीं पे भी ये ना तो इंटरसेक्ट करेंगे और कहीं पे भी जो है ये आपको मिलती हुई नजर भी नहीं आएंगे, कि हम आगे भी बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्ट आपस में नहीं करेंगे। जब ऐसा केस आपके पास आएगा तब आप करेंगे, तब आप क्या कहेंगे, इट हैज, दिस सिस्टम हैज और इट हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा कि इंटरसेक्ट आपस में नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी है। और ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। और ये कैसी होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट नहीं होंगी। और यहां पर अगर बात करें अलजेब्रिक मेथड में तो ये कैसा होगा, जो आप देखेंगे कि a1 बाय a2 आपने देखा वो बराबर आ रहा है b1 बाय b2 के, दैट्स ओके। और अगर आप c1 और c2 निकालें और ये बराबर ना आए इनके, तब यहां पे आप देखेंगे कि भाई ये तो कैसी बन गई है, इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कहें इन दिस linear equation in two variables, this pair of linear equation in two variables is inconsistent। ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आपने ये बात देखी, मैंने आपको बताया, बहुत ही सिंपल है। इन बातों को आप समझ लेंगे तो आप पूरी जो है एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। पहली बात, अगर ये वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका वन कॉमन सॉल्यूशन है, वन यूनिक कॉमन सॉल्यूशन है, इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। और यही अगर एक दूसरे पर लाई कर जाए यानी कोइंसाइड्स कर जाए तो इसका डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होता है। और इसका सॉल्यूशन कैसे होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं पर नहीं करती यानी कि पैरेलल हो तो क्या है, इट हैज नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट है। और ऐसे ही अलजेब्रिक वे में भी होता है आपके पास, ये मैंने आपको इस तरीके से बता दिया, इस तरीके से आप उसे चेक कर सकते हैं। जब चेक करेंगे तो आप बता सकते हैं कि ये इसके वन सॉल्यूशन है, यूनिक कॉमन वन सॉल्यूशन है, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, या फिर इट हैज नो सॉल्यूशन। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, मैं आपकी एज का 7 गुना था। कहता 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। अपनी बेटी से उसने कहा ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से जो है 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, मैं जो हूं वो 3 गुना 3 times हो जाऊंगा आपकी एज का। फिर उसने कहा रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, आपको जो है ये सिचुएशन जो उसने बोली उसको एल्जेब्रिकली आपको रिप्रेजेंट करनी है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी है। तो आइए करते हैं, पहले एल्जेब्रिकली करते हैं इसको। मान लेते हैं उसने अपनी एज की बात करी, एज जो है उसकी, अब मान लीजिए वो प्रेजेंट टाइम में बात कर रहा है कि मैं 7 साल पहले जो था, जितनी मेरी उम्र थी, और 3 साल बाद की बात कर रहा है कि 3 साल बाद मेरी जो उम्र होगी, जो मेरी एज होगी। तो मान लेते हैं उसकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं, सपोज
लेट आफ्ताब्स परसेंटेज, उसकी हमने परसेंटेज मान ली, वो सपोज x ईयर्स है, ठीक है, x ईयर्स है। फिर मान लेते हैं लेट डॉटर्स परसेंटेज, जो डॉटर है उसकी परसेंटेज हमने y ईयर्स मान ली, ठीक है, उसकी एज कितनी है, y ईयर्स है। तो पहले उसने बात करी 7 साल पहले। अब सपोज आपकी अगर एज आज के टाइम में 14 ईयर्स है या 15 ईयर्स है, सपोज 14 ईयर्स मान लेते हैं, तो 14 ईयर्स है, मैं पूछूं 7 साल पहले यानी 7 ईयर्स बैक आपकी एज कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे 14 में से 7 माइनस कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 7। यही करेंगे, अपनी एज में से आप 14 एज है आपकी, तो 14 में से आप क्या कर देंगे 7 माइनस कर देंगे, यही तो करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 ईयर्स एगो। अब 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स जो है पहले, आफ्ताब एज कितनी होगी, x माइनस 7, यही होगी सिंपल। और डॉटर्स एज कितनी होगी, उसकी जो आफ्ताब की बेटी है उनकी एज कितनी होगी, आफ्ताब की बेटी की एज y माइनस 7 हो जाएगी, 7 साल, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो उसने क्वेश्चन ने कहा, अगर मैं इसको जो है एक इक्वेशन में लिखूं, तो उसने कहा 7 साल पहले जो मेरी एज थी और बेटी की एज थी उनमें कैसा फर्क आ रहा था, x माइनस 7, अगर मैं इक्वल रखूं y माइनस 7 के, तो क्या ये वेरीफाइड है, क्या ये सही है, क्या ये सही होगा? अगर मैं दोनों की एज बराबर रख दूं, 7 साल पहले उसकी एज और 7 साल पहले बेटी की एज, तो बराबर तो नहीं हो सकता, दोनों की एज में फर्क था। और क्या फर्क था वो उसने बताया, आई वॉज 7 टाइम्स, कि मैं जो था वो 7 टाइम्स था, ये था आफ्ताब, ये क्या था 7 टाइम्स था। और मुझे अगर इक्वल रखना है, ये 7 टाइम्स ग्रेटर है ना, ये 7 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है, तो मुझे 7 अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ये 7 टाइम्स था, 7 मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको कहूं आपके पास एक बैलेंस है, यानी तराजू है आपके पास, और तराजू में सपोज आपके पास जो है 3 kg है, यहाँ पे 2 kg है, ये नीचे है, ठीक है, 3 kg है 2 kg है, तो 2 kg में आप क्या करेंगे 1 kg जब आप इसमें और डालेंगे तभी बैलेंस होगा। तो सेम यहाँ पर है, यहाँ पे भी 7 टाइम्स था, ठीक है, तो 7 टाइम्स हमने यहाँ पे कर दिया, ये 7 टाइम्स था, 7 टाइम्स हमने यहाँ पे कर दिया, अब क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब आप ऐसा रख देंगे तो क्या होगा, सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 7 जा 49, ठीक है। इसको और फर्दर सॉल्व करें, x और y को एक तरफ पढ़ लेते हैं, x यहाँ पर है 7y प्लस का इधर आके माइनस का 7y हो जाएगा, और माइनस का 49 यहाँ पर था, और ये इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लें इसको, तो कितना आएगा, x माइनस 7y विल बी इक्वल टू माइनस का 49 प्लस का 7, प्लस माइनस माइनस, और नंबर साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है, 49 बड़ा है, इसका किसका माइनस का साइन है, तो माइनस का आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 42। हमें यहाँ से जो है एक इक्वेशन मिल गई है। सेकंड कंडीशन पे चलते हैं हम, सेकंड मैं यहाँ पे करता हूँ, और यहाँ पे उसने क्या बोला था, फिर उसने बोला था 3 years बैक, ठीक है, सॉरी 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years क्या होगा, आफ्टर 3 years जो आफ्ताब की एज होगी वो क्या हो जाएगी, आफ्टर 3 years आफ्ताब एज x थी, 3 साल बाद 3 साल और उसकी एज में जुड़ जाएंगे, तो मैंने 3 जोड़ दिए, x प्लस 3 years हो जाएगी। अगर किसी की एज आज 10 years है तो 3 years आफ्टर उसकी एज कितनी होगी, 10 प्लस 3 13 हो जाएगी। और डॉटर्स की एज कितनी हो जाएगी, डॉटर्स एज आफ्टर 3 years डॉटर्स एज कितनी हो जाएगी, y मानी तो y प्लस 3, हमने लेट किया था y, तो y प्लस 3 years हो जाएगी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो उसने क्या कहा कि 3 साल बाद जो है मेरी आयु तुम्हारी आयु की, या मेरी एज जो है तुम्हारी एज की कितनी होगी, कितनी टाइम्स होगी, 3 टाइम्स होगी। तो फिर से मैं इसको बराबर रखता हूं, और बराबर रखते ही फिर मेरे माइंड में आएगा भाई बराबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बोला था आफ्ताब की जो है वो 3 टाइम्स जो है 3 टाइम्स है किसकी,
उसकी डॉटर्स क्या, डॉटर जो है उसकी एज की। तो ये 3 टाइम है, तो 3 टाइम मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, 3 टाइम यहाँ कर दिया। अब ये बैलेंस हो गया, इक्वल हो गया है, तो कितना आएगा अब इक्वेशन, x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9। अब कितना आ जाएगा, x माइनस के 3y हो जाएंगे, इधर आके ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे 9 माइनस 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 3y विल बी इक्वल टू 6। एक कंडीशन मेरे पास ये आ जाएगी, ठीक है। तो हमने इसको एल्जेब्रिकली जो है इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम चलते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसा, ग्राफिकली, ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करना है, मैंने दोनों इक्वेशन यहां लिख देता हूं, ठीक है। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या थी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, फर्स्ट ये है, और सेकंड क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब ध्यान रखिए ये दोनों मुझे ना लाइंस देने वाली हैं। अब मैं इसको एल्जेब्रिक तरीके से, मैंने जो एल्जेब्रिक मेथड से मैंने इसको शो किया, अब मैं शो करने जा रहा हूं इसको ग्राफिकल मेथड से। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इसको रब करने जा रहा हूं, और रब करने के बाद जो हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। चलिए फर्स्ट जो इक्वेशन हमारे पास आई थी वो ये थी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ये आई थी। अब इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। मान लीजिए व्हेन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू अगर मैं रख दूं यहाँ पे 7 रख देता हूं, ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 7 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आती है वो निकालते हैं हम। x की वैल्यू मैंने 7 रखी, तो हमारे पास था x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। x की वैल्यू 7 रखी तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, इधर जाएगा ये 7, तो माइनस 7y विल बी इक्वल टू माइनस 42, एंड ये माइनस का हो जाएगा जाके, तो माइनस 7y विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, 42 7 49 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। यानी कि x की वैल्यू रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, एक केस। दूसरी बार मैं फिर लूंगा इसको, अब फिर मैं एक x की वैल्यू ऐसी रखता हूं या y की वैल्यू ऐसी रखता हूं, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, एक वैल्यू रख लेंगे और दूसरी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अभी मैंने कितनी रखी थी, 7 रखी थी, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू माइनस 7 रख दूं तो माइनस 7 रख दें, या फिर 0 रख दें, ठीक है, 0 भी रख सकते हैं, तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 रखी, तो यहां पर x जो मेरे पास इक्वेशन थी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 थी, x की वैल्यू 0 रख देंगे, रह क्या जाएगा, 7y विल बी इक्वल टू माइनस 42, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 7 नीचे आएगा, तो 7 1 जा 7, और इसको 7 पे कैंसिल कर दें, 7 6 जा 42, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। यहां से y की वैल्यू 7 आई थी, यहां से y की वैल्यू 6 आई। अब इसको हमें क्या करेंगे, बॉक्स में रख देते हैं, ठीक है, एक बॉक्स में हम रखते हैं इसको, सपोज मैं यहां पे रख देता हूं इस बॉक्स में। तो इस लाइन के लिए हमने देखा x और y, जब मैंने x रखा था 7 तो y आया था कितना, 7, जब मैंने x रखा था 0 तो y आया था कितना, 6, ठीक है, यही आया था। तो एक लाइन के लिए हो गया। सेकंड लाइन की तरफ चलते हैं। नाउ सेकंड लाइन थी हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन यही है, यहां पर ही हम ऐसे करेंगे व्हेन, अब देखो क्या मैं ऐसा रखूं कि जो है इजी हो जाए, यहाँ पे 3 तो है, यहाँ पे 6 है, कट जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू पहले 0 रख लेते हैं ना, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 3y इक्वल टू 6 था, x की वैल्यू 0 रख दी तो कितना बचेगा, माइनस 3y इक्वल टू 6, माइनस के 3 जब नीचे जाएंगे तो कितना होगा, y की वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस के 2, ये आएगी, नीचे जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 3 2 जा 6। दूसरी बार अब जब हम व्हेन x की वैल्यू हम क्या रख दें, और सपोज x की वैल्यू मैं रख देता हूं 3 रख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 3 रख देता हूं तो कितनी वैल्यू आएगी, ये था x माइनस 3y इक्वल टू 6, x की वैल्यू मैंने रख दी 3 माइनस 3y इक्वल टू 6, 3 उधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस का 3y और कितना आ जाएगा 3, माइनस का 3 नीचे आएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आएगी, ठीक है। अब जो इसका जो बनेगा बॉक्स,
मैं इधर कर देता हूं इसको, ठीक है। इसका जो बॉक्स बनेगा वो कितना होगा, x और y वैल्यूज थी। x की वैल्यू पहले मैंने रखी थी 0, तो y की वैल्यू कितनी आई थी -2, ठीक है। ये रही x की वैल्यू मैंने रखी थी 3, तो y की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास -1, ये आया था। अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है किस पे, ग्राफ पे। अब देखो ग्राफ की ओर चलते हैं हम। सपोज यहां पर है, ये जो है हमारी कौन सी एक्सिस होती है, x, और ये y, ठीक है। ये होती है -y और ये होती है -x, ऐसी होता है ग्राफ में। यहाँ पर जो पॉइंट होते हैं, ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट 0 0 कहलाते हैं। यहाँ पे दोनों पॉइंट x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अच्छा देखो, हमें नंबर्स कौन कौन को जरूरत पड़ेगी, 7 चाहिए मुझे, 6 चाहिए, माइनस में 1 2 चाहिए। तो मैं वहीं तक नंबर लेता हूँ जहाँ तक मुझे जरूरत है। तो मान लीजिए यहाँ से मैंने 1 2 3 4 5 6 7, चलो 8 ले लिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ले सकते हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4, इस तरीके से वैल्यूज बढ़ती आती हैं, है ना। इस एरो का मतलब क्या है, वैल्यूज और बढ़ सकती हैं इसकी, यानी कि नंबर्स और बढ़ सकते हैं आगे। तो इस बॉक्स पे आते हैं, x की वैल्यू 7, x यहाँ पर था, ये एक्सिस x की होती है, x की वैल्यू 7 यहाँ पे आ जाएंगे, तो y की वैल्यू भी 7 आ रही है भाई। तो y की वैल्यू जब 7 आएगी तो मैं इसको ऊपर रब करता हूँ, मैं इसको ऊपर रब कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ऊपर वैल्यू जा रही है इसकी। x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू भी 7, तो y यहाँ पर है, तो इसके स्ट्रेट देखेंगे हम तो लगभग यहाँ पर x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू भी 7, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। दूसरा देखें, x की वैल्यू 0 तो यहीं पे रहेगी, और y की वैल्यू कितनी आएगी, फिर 6 आएगी। यहाँ पे देखा हमने x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। x वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 6 यहाँ पर आएगी। यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, 0 एंड 6, 0 एंड 6 पॉइंट मिल गए मुझे यहाँ पे, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो 2 पॉइंट मिल गए मुझे, इस वाले जो हमारे पास इक्वेशन है उसके लिए 2 पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या कर दूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ से, ठीक है। एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी, और इस लाइन के ऊपर आप लिख भी सकते हैं कौन सी लाइन के लिए है, ये कौन सी लाइन है, x -7y = -42, ये वाली लाइन थी, इसीलिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। अब दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए, x = 0 तो y = -2, y = -2 कहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जो पॉइंट आएगा 0 एंड -2। जो पहला वाला नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है x के कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा है वो y के। तो 0 एंड -2, x की वैल्यू 3 ये रही, तो y की वैल्यू -2, सॉरी x की वैल्यू 3 यहाँ पर है, तो y की वैल्यू -1, तो ये लगभग -1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो इसकी स्ट्रेट डायरेक्शन ऐसी आएगी। तो ये है 3 एंड -1, ठीक है, ये नंबर मिल जाएगा हमें। अब जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये करीब करीब ऐसे करके जाएगा हमारे पास, ठीक है, ऐसे लाइन जाएगी। और ये लाइन कौन सी है, x -3y = 6। तो हमें सिर्फ जो है जनरली इसको रिप्रेजेंट करके दिखाना था, जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इस तरीके से इसको देख पाएंगे। आइए हम चलते हैं अपने सेकंड सम की ओर। ये समय सेकंड हमारे पास, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, buys 3 bats and 6 balls for ₹3900। वो क्या करता है, 3 बैट्स और 6 बॉल जो है वो 3900 रुपीज में लेता है, 3900 रुपीज में लेता है। लेटर बाद में क्या करता है, शी बाइज, वो क्या करती है, शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। बाद में वो क्या करती है, वो जो है वो अनदर बैट, एक और बैट लेती है और 3 और बॉल लेती है, एक बैट और 3 बॉल्स और लेती है वो कोच जो है, और वो उनको कितने की लेती है, 1300 रुपीज की। अब कह रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, आपको इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली शो करना है और ज्योमेट्रिकली शो करना है। सेम वही क्वेश्चन है और इसको हम उसी तरीके से फॉलो करेंगे। क्या करना है हमको, मान लेते हैं लेट
प्राइस ऑफ ए बेट, प्राइस ऑफ ए बेट बी, अगर एक बैट का प्राइस जो है वो कितना रुपीज है, एक्स मान लें उसको, फिर लेट प्राइस ऑफ ए बॉल बी, उसको हम कितने का मान लें, वाई रुपीज का मान लें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, पहले कितने थे, एक बैट का प्राइस एक्स रुपीज है, तो 3 बैट्स का प्राइस कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। एक बैट का प्राइस मान लो अगर 100 रुपीज है तो 3 बैट्स कितने के हो जाएंगे, 3 इंटू 100 300 है ना, तो 300 के हो जाएंगे, यानी 3x के हो जाएंगे, ठीक है। प्लस एक बॉल का प्राइस कितना है, y है, तो कितनी बॉल लिए हैं, इतनी उसने 6 बॉल्स लिए हैं, तो 6y हो जाएगा। और इनको जब हम सम करेंगे, इसको जोड़ देंगे पूरा उसको, तब उसने कितने पे किए हैं, 3900, इतने रुपए उसने पे कर दिए। अच्छा हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें से मुझे दिख रहा है 3 कॉमन है, देखो यहाँ पर भी है 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल में ये भी आ रहा है, कट जाएगा ना, ये डिविजिबल है 3 से, तो मैं क्या करता हूँ 3 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, क्या करता हूँ 3 से डिवाइड, और 3 से जब डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ करूंगा भाई, इस तरफ भी और इस तरफ भी, जब दोनों तरफ करूंगा तो कोई बैलेंस पे इसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये x प्लस 3 2 जा 6 2 पे जाएगा, और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये एक मेरे पास जो है बन जाएगा, ठीक है। अब एक मेरे पास लाइन ये मिल गई है, इसके अगर मैं साथ साथ में वो कर दूं, इसके पॉइंट्स भी साथ साथ निकाल लेते हैं, चलो। व्हेन x इज इक्वल टू, अच्छा देखो मल्टीपल्स में जो है ये 1300 है, 1300 है, बहुत ज्यादा आ रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको हम इसकी वैल्यू भी हम बड़ी लेते हैं ताकि जो है इसको सॉल्व करने में आसानी हो, ग्राफ पे प्लॉट करने में आसानी हो। x की वैल्यू सपोज मैं ले लेता हूँ 100 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 100 ले लेता हूँ, तो 100 जो है वहां जाके कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x प्लस 2y विल बी 1300, तो 100 हो गया, ये 100 उधर चला जाएगा, तो 2y कितना हो जाएगा, ये 100 हो गया ना, 100 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ कितना जाएगा 1200, 1200, 2 नीचे आएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600, ठीक है। अब मैंने बताया कम से कम 2 बार हमें लेना है, तो हम एक बार और ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक बार यहाँ पे निकाल लिया, अब एक बार मैं यहाँ निकालता हूँ, व्हेन x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने 100 लिया था, सपोज मैं यहाँ पे ऐसा नंबर लेता हूँ 300 ले लेता हूँ, ठीक है, 300 लेने से क्या होगा, ये उधर जाके 300 लेस कर देगा उसमें, तो कितना हो जाएगा अभी, x प्लस 2y विल बी इक्वल टू 1300, ये 300 हो चुका है, 300 उधर चला गया, तो 2y कितना हो जाएगा 1300 माइनस 300, ये x 300 बन के इधर आ गया, तो कितना आ जाएगा 1000, और 1000 को मैं 2 से जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 500, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। तो हमारे पास जो इसका बॉक्स आएगा वो क्या आएगा, जो इसकी वैल्यूज जो आएंगी, साथ साथ में मैं ऐसे करता जा रहा हूँ जिससे क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और इजी हो जाएगा। x की वैल्यू हमने ली थी 100 यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी आई थी 600, x की वैल्यू जब मैंने ली थी 300, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई थी 500। एक चीज हमारी पूरी हो गई, यहाँ पे चलते हैं अब हम आगे। नाउ सेकंड इक्वेशन देखते हैं, सेकंड टाइम उसने क्या किया, देन शी बाइज वन बैट का प्राइस कितना था, x था, प्लस और कितने लिए उसने 3 मोर बॉल्स यानी 3y, और उसके लिए टोटल उसने पे कितने किए, इक्वल टू 1300, ये पे किए थे उसने। तो हमारे पास दूसरी सिचुएशन ये बन गई, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं व्हेन x इज इक्वल टू 100, यहां पर भी x एक बार हम 100 रखते हैं, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, x प्लस 3y विल बी इक्वल टू 1300, और 100 उधर जाएगा तो 3y कितना हो जाएगा 1300 माइनस 100, और ये कितना आ जाएगा 3y इक्वल टू 1200, ठीक है, 1200, और 3 नीचे आएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 से जाएगा, ये 3 4 से 12, कितना आ जाएगा 400, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब एक बार और देख लें, व्हेन x इज इक्वल टू, अब कोई ऐसा नंबर रखते हैं, सपोज मैं यहाँ पे नंबर रखता हूँ जो डिवाइड हो जाए 3 से, अगर मैं इसको 900 बना दूं तो डिवाइड हो जाएगा 3 से 900 बन जाएगा, तो 900 बनने के लिए इसको पास कितना होना पड़ेगा 400,
तो x की वैल्यू में 400 रख दूं, ठीक है, तब वैल्यूज कितनी आ जाएगी, x प्लस 3y, ये इक्वेशन है मेरे पास। x की वैल्यू मैंने 400 रखी है, 400 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस होके 1300 में से 400 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 900, यानी 3y कितना आ जाएगा 900 और y कितना आ जाएगा फिर 3 3 9, 300 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी और इसका बॉक्स किस तरीके से बन जाएगा फिर, x और y की वैल्यूज थी, x जब मैंने रखा कितना 100, तो y की वैल्यू कितनी आई 400, x की वैल्यू जब मैंने रखी 400 तो y की वैल्यू कितनी आई 300। ये हम कर चुके हैं। अब मैं इसको एल्जेब्रिकली हमने दिखा दिया है और इसको ज्योमेट्रिकली मैं इधर ही दिखा देता हूं। अच्छा एक बात देखिए, हमारे यहाँ पे हंड्रेड्स के मल्टीपल्स में है ये सारे नंबर, तो मैं इसको क्या करता हूं, जो हमारे पास बॉक्सेस होते हैं किसमें, इस सिस्टम में, उसको मैं हंड्रेड्स के मल्टीपल में लेता हूं, 1 to 9 लेकर के मैं क्या करता हूं 0 और यहाँ पे 100, देन 200, 300, 400, 500, 600, 700, इनफ है। यहाँ पे 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7 और हमारे सारे पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव कोई नहीं आ रहा, तो नेगेटिव एरिया में जाने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना, माइनस वाले एरिया में जाने की जरूरत नहीं है मुझे। हम इसको प्लॉट कर दें, x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 600, x की वैल्यू 100 कहां पर आएगी यहाँ पर, और y की वैल्यू 600 कहां पर आएगी यहाँ पर, यहाँ पर है x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 600, एक पॉइंट मिल गया। दूसरी बात, x की वैल्यू 300, y की वैल्यू 500, 300 यहाँ पर है और 500 यहाँ पर आ जाएगी, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगी 300 एंड 500, यहाँ से हमें एक लाइन मिल जाएगी, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन चली जाएगी ऐसे, ठीक है। अब इस लाइन को आप नाम भी दे सकते हो, कौन सी लाइन है ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, ये लाइन थी, इस लाइन का आप नाम भी दे सकते हैं। इस वाली इक्वेशन पे आते हैं, इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू जब 100 थी तो y की वैल्यू कितनी थी 400 थी, यानी कि यहाँ पे लाई करेगा ये पॉइंट 100 एंड 400, यहाँ पे 100 एंड 400। सेकंड पॉइंट, x की वैल्यू 400 यानी यहाँ पर, तो y की वैल्यू 300, जो कि आएगा 300 यहाँ पे और 400 यहाँ पे, ऑलमोस्ट इधर आएगा 400 एंड 300, ये पॉइंट्स आएंगे, इनको हम मिला देते हैं, लाइन कुछ ऐसे चली जाएगी, ठीक है, बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से मिल भी जाएंगी, लेकिन हमें खैर उस तरफ नहीं जाना है, सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करना है इसको। तो ये वाली लाइन जो थी वो कौन सी लाइन शो हो रही थी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो इस तरीके से ग्राफ बना लेंगे, बहुत ही ईजी है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड सम की ओर जो है चल रहे हैं, ठीक है। आइए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में रीड आउट करते हैं इसको, क्वेश्चन है क्या आखिर, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 kg जो है एप्पल्स का कॉस्ट, एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, और 1 kg ग्रेप्स का ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। इन दोनों के कॉस्ट जो है वो कितना 160 के आ रहे हैं। अब देखिए डेली लाइफ में जो है हमारे पास, डेली लाइफ में जो हम रूटीन में हम लाइफ होती है ना हमारी, लेना देना होता है इसको मार्केट में, ये सब, तो उस टाइप के क्वेश्चन है, और आप करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा इसको करने में। तो 160 जो है रुपीस के आप खरीद करके लाए, आफ्टर ए मंथ, आप एक महीने बाद सपोज मार्केट में जाते हैं, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, आपने क्या खरीदे फिर 4 kg आपने एप्पल्स खरीदे एंड 2 kg ग्रेप्स खरीदे, अब वो कितने के आए 300 रुपीज के आए, ठीक है। तो इन दोनों सिचुएशन को आपने रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। एल्जेब्रिकली चलते हैं, यहाँ पे एप्पल्स थे और ग्रेप्स थे, कॉस्ट ऑफ एप्पल है, कॉस्ट ऑफ, तो लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स मान लेते हैं इसको x रुपीज पर kg, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ₹x पर kg, ऐसे लिख सकते हैं, यानी x रुपीज के 1 kg आते हैं, ठीक है। दूसरी बात मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ क्या था ग्रेप्स,
ग्रेप्स, वो कितना है ₹y पर kg। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा उसने, पहले उसने लिए द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, एप्पल कितने लिए 2 kg, तो 2 kg एप्पल का प्राइस कितना हो जाएगा, अगर मान लो वो 100 रुपीज के 1 kg आ रहे हैं तो 2 kg कितने हो जाएंगे 200 के, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 kg एप्पल्स है ना, तो 2x, और क्या थे 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स का प्राइस तो y है, तो y होगा, और इसके लिए कितने पैसे देने पड़ रहे हैं 160 रुपीज। एक कंडीशन यहां से बन गई। अब मैंने कहा साथ साथ में इसको एक काम करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए इसके पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं। तो व्हेन x की वैल्यू 160 दे रखी है ना, तो अगर मान लो y की वैल्यू मैं कुछ रख देता हूं, सपोज y की वैल्यू रखते हैं हम, तो ले जाना उधर इजी होगा। y की वैल्यू अगर मान लो मैं 60 रख देता हूं, ठीक है, व्हेन y इज इक्वल टू 60, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 160 था, y की वैल्यू 60 हो चुकी है, उधर जाके कितनी हो जाएगी 2x 160 माइनस प्लस में थी माइनस के 60 हो जाएगी, तो 2x कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। एक चीज ये निकल गई, दूसरी भी यहीं रख दूं मैं, व्हेन, अब y की वैल्यू मैंने कितनी रखी थी 60 रखी थी, अब सपोज y की वैल्यू मैं कुछ और रखता हूं, मैं रख देता हूं अब सपोज 70 रख देता हूं, y की वैल्यू सपोज 70 रख देते हैं, कोई बात नहीं, लेट्स सी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, अब 70 हो जाएगा तो 2x कितना आ जाएगा 160 माइनस 70, तो 2x कितना आ जाएगा 160 माइनस 70, दैट विल बी 90, और x कितना आ जाएगा 45, x की वैल्यू कितनी आएगी 45। तो जब हम इसे बॉक्स में डालेंगे तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं x एंड y, जब मैंने y की वैल्यू डाली थी 60 तो x की वैल्यू कितनी आई थी 50, जब मैंने y की वैल्यू डाली 70 तो x का जो आउटपुट आया वो कितना आया 45, ठीक है, ये आया। नाउ अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं, दूसरी सिचुएशन पे चलते हैं, जब दूसरी बार 1 महीने बाद गए आफ्टर 1 मंथ, तो क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, 4 kg एप्पल्स, 1 kg का प्राइस कितना है x है, तो 4 kg कितना हो जाएगा 4x प्लस, एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का 1 kg का प्राइस कितना है y था, तो 2 kg का कितना हो जाएगा 2y, और इसके लिए अब हमें कितना अमाउंट देना पड़ा 300 रुपीज, 300 रुपीज देना पड़ा इसके लिए। तो यहां से मैं देख रहा भाई 2 के टेबल में ये आ रहे हैं, तो 2 के टेबल से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं, तो ये से 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 2 2 4 2x प्लस 2 से करेंगे 2 1 2 y आ जाएगा, इसे करेंगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूं, सपोज y की वैल्यू मैं पुट करता हूं 50, व्हेन y इज इक्वल टू 50, तो कितना आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 था, ठीक है, y की वैल्यू 50 जाएगी तो कितना बचेगा 100 बचेगा, तो 2x कितना हो जाएगा 100, यानी x कितना आ जाएगा 50, तो x भी कितना आएगा 50 आएगा। दूसरी कंडीशन, व्हेन y इज इक्वल टू 50 की जगह हम 60 डाल दें, 60 डाल दिया लो, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 था, इसकी वैल्यू हमने 60 डाली, वहां जाएगा तो 2x कितना आ जाएगा 150 माइनस 60 कितना हो जाएगा 90, 150 में से 60 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 90, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, ये आ जाएगी। तो इसका जब हम बॉक्स बनाएंगे वो क्या कितना बनेगा x एंड y, यहां पे y की वैल्यू डाली थी हमने 50 एंड देन x केम आउट 50, y की वैल्यू डाली 60, देन x was 45। दोनों हमने जो है ग्राफ के लिए भी, ग्राफ बनाने के लिए भी तैयार कर लिया सिचुएशन को, एल्जेब्रिक हमने रिप्रेजेंट कर दिया, अब ग्राफिकली इसको जो है ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब हमने देखा यहां पर कि भाई जो इसके मल्टीपल्स हैं वो किसमें है, बेसिकली 50 60 है ना, 45 70 इस तरीके से आ रहे हैं, 50 60 में लाई कर रहे हैं, तो 10 के मल्टीपल्स ले लूं मैं इसको, 10 के ठीक रहेगा लेना, 10 20 30
40, 50, 60, 70, 80 इनफ है। यहाँ पे भी ऐसे ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। माइनस में जाने की जरूरत नहीं है, माइनस वाले एरिया में जाने की जरूरत नहीं है। सिस्टम में हम माइनस वाले एरिया में नहीं जाएंगे क्योंकि माइनस में कोई नंबर हमारे पास है नहीं। इसको ग्राफ करें, x 50 है तो y 60 है, x की वैल्यू 50 यहां पर तो y की वैल्यू 60 यहां पर, ठीक है, यहां पर आ जाएगी ऑलमोस्ट x 50 तो y 60। फिर है x की वैल्यू 45, अच्छा 45 कहां आएगी, 40 एंड 50 के बीच में आएगी ना यहां पर ऑलमोस्ट, ठीक है, बीच में आएगी तो 45, देन y इज 70 यहां पर आ रहा है 45 एंड 70। अब जब मैं इसका लाइन ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरीके से आएगी, ऐसे जाएगी लाइन। और ये कौन सी लाइन है भाई, 2x प्लस y इक्वल टू 160, ये वाला हो गया। अब इसके बाद इस लाइन पे आते हैं, x की वैल्यू कितनी है 50 है, 50 यहां पर है, y की वैल्यू भी 50 है और वो ये कहां पर आएगा यहां पर, ठीक है, इधर आ जाएगा 50 एंड 50। और x की वैल्यू जो 45 है, 45 इधर ही आएगा तो y की वैल्यू कितनी है 60 है तो 60 कहां पर आएगा ऑलमोस्ट यहां पर, 45 एंड 60 यहां पर आ जाएगा। अब इसके लिए जब मैं लाइन प्लॉट करूंगा तो इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ये कौन सी लाइन है 2x प्लस y इजकल टू 150, ये वाली है और ये वाली लाइन जो है वो ये वाली है, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ग्राफ भी हम इसका प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ ने प्लॉट कर लिया, ये आपको समझ में आ गया होगा ठीक से। अब होप आपको सारा समझ में आ गया है। यदि फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है, और हम कोशिश करेंगे उसको जो है आपको फिर दोबारा से वीडियो बना के समझाने की। और वैसे मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कभी डाउट है तो एक बार दोबारा से आप उसको रिवाइंड करके सुन सकते हैं, रिवाइंड करके सुनेंगे, अगर बाई चांस कहीं डाउट है तो वो आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 3.2, और तब तक इसको आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है इसमें बहुत ही अच्छा परफेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको अच्छे से देखिए वीडियो को और प्रैक्टिस कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।